The London Top Show is sponsored by Khatabook in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पहली सुर्खी में कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 60,471, ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,17,525 और मौत का आंकड़ा 2,726। एक छोटा सा अपडेट वैक्सीन को लेकर भी है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने कहा कि वो सरकार को जिस रेट में वैक्सीन दे रही है वो आगे मुमकिन नहीं है। केंद्र सरकार भारत बायोटेक से 150 रुपए प्रति डोज में वैक्सीन खरीद रही है। भारत बायोटेक का कहना है कि इस रेट में घाटा हो रहा है और रेट 250 से कम नहीं होना चाहिए। भारत बायोटेक वही कंपनी है जिसके मालिक ने पानी की बोतल से भी सस्ती वैक्सीन बनाने की बात कही थी। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। दूसरी सुर्खी भी कोरोना से जुड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। 1 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच देश भर से लाखों लोग हरिद्वार कुंभ में हिस्सा लेने पहुंचे थे। तब उत्तराखंड सरकार का तर्क था कि मेले में प्रवेश के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी है और ऐसा करके मेले को कोरोना मुक्त रखा जा सकता है। लेकिन अब ऐसा मामला सामने आया है कि कोरोना की जांच के नाम पर कुंभ में फर्जीवाड़ा हो रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मेले में प्रवेश के लिए करीब 1 लाख कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट फर्जी तरीके से बनाई गई थी। 1 महीने चले कुंभ मेले के दौरान 22 प्राइवेट लैब की तरफ से लगभग 4 लाख कोरोना टेस्ट हुए और अब इन्हीं प्राइवेट लैब्स पर बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। इस मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जांच का आदेश दिया था और इसी के हवाले से अखबार ने लिखा कि एक फोन नंबर के जरिए 50 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। एक एंटीजन टेस्ट किट के जरिए 700 लोगों के सैंपल की जांच की गई और जांच कराने के लिए जो नाम और पते दिए गए सब काल्पनिक थे। फर्जी कोरोना जांच का ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी आया। दैनिक भास्कर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वहां 40 मोबाइल नंबर देकर 681 लोगों की कोविड रिपोर्ट बना दी गई। सरकार भोपाल में हर दिन 6000 कोरोना जांच का दावा कर रही है, लेकिन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उतनी जांच नहीं हो रही। कोरोना का विध्वंस हमने देखा, फिर भी हमारी सरकारें सिस्टम दुरुस्त करने के बजाय आंकड़े दुरुस्त करती ज्यादा दिख रही हैं। वैसे कोविड की बात हो रही है तो टीकाकरण के मोर्चे पर एक और खबर है कि 18 से प्लस पे फिर से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन सब जगह शुरू कर दिया है सरकार ने। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अब हर पार्टी में दिखने लगी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, यानी ना तो कांग्रेस के साथ और ना ही बसपा के साथ। ना तो यूपी को ये साथ पसंद आएगा फिर से और ना बुआ भतीजे की जोड़ी बनेगी। इंडिया टुडे ग्रुप से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी को भी साथ लेकर चलेंगे। छोटे दल तो आ ही रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में हैं कई विधायक, और समय आने पर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है और कौन कौन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी आप दिल्ली भी गए थे, क्या वो औपचारिक मुलाकात सिर्फ थी या इसका सियासी मायने भी है? क्योंकि बहुत से लोगों से मुलाकात की आपने, क्या वहां कुछ संभावना बनी है कि किसी तरीके से और गठबंधन की? समाजवादी पार्टी से लगातार कई दल मिल रहे हैं। अभी महान दल के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर के गए हैं और समाजवादी पार्टी के साथ वो आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो आने वाले समय में क्योंकि चुनाव आने वाला है, तो जो भी दल समाजवादी पार्टी के साथ आकर के चुनाव लड़ना चाहेंगे उन सबका स्वागत समाजवादी पार्टी करती है। एक बड़ा सवाल बार बार लगातार उठता रहा पिछले 4 सालों में कि शिवपाल यादव जी, आपके चाचा जी जो हैं, वो शामिल होंगे नहीं होंगे, उनसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। क्या अभी आपने इसके बारे में बयान भी दिया है, क्या आप देखते हैं संभावना? समाजवादी पार्टी से जो भी गठबंधन करना चाहेगा छोटे दल, उन सबका स्वागत है। चाचा का भी एक दल है, जसवंत नगर सीट से कोई समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं लड़ेगा। आने वाले समय में उनके दल से भी गठबंधन कैसे होगा, क्या होगा, वो समय बता देगा। ये कौन सी छोटी पार्टियां हैं जिनमें अखिलेश यादव की सपा को दिलचस्पी है? इसमें चंद्रशेखर रावण की पार्टी है,
इसमें रालोद है, इसमें राजभर की पार्टी है जो पिछली बार एनडीए में थी, और इसी तरह की कुछ छोटी पार्टियां। वैसे अटकलें ये भी लग रही हैं कि अखिलेश यादव बीएसपी से निकाले गए 9 विधायकों के संपर्क में हैं और ये विधायक चुनाव से पहले सपा में शामिल हो सकते हैं। इन विधायकों को पिछले 4 बरस में अलग अलग समय पर मायावती ने पार्टी से निकाला था। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक मायावती 11 एमएलए को पार्टी से निकाल चुकी हैं, जिसमें पार्टी के विधानसभा में नेता भी शामिल थे। चौथी सुर्खी बिहार की राजनीति से जुड़ी है। लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान मचा है। पार्टी के फाउंडर रामविलास पासवान की मौत के बाद उनके बेटे चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आज खबर आई कि चिराग पासवान को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह सूरज भान सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये जो 5 सांसदों का गुट है उसने किया। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुनाव कराने का भी प्रभार दिया, इस गुट ने, पशुपति पारस के गुट ने। वहीं कल तक समर्पण की मुद्रा में दिखने वाले चिराग भी आज एक्शन में दिखे। उन्होंने अपनी मीटिंग की और सभी 5 सांसदों को अपनी पार्टी से, यानी चिराग के गुट वाली पार्टी से निकाल दिया। उनका कहना है कि उनका गुट ही असली एलजेपी है। चिराग पासवान ने ट्विटर पर एक लंबी चिट्ठी भी लिखी जिसमें लिखा कि पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए किए गए मैंने प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है, माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, आदि इत्यादि। इसके साथ ही उन्होंने एक पुराना पत्र भी साझा किया जिसमें कई बड़े इल्जाम हैं। क्या है इस पत्र में, बताते हैं आपको। चिराग पासवान ने इस पत्र में लिखा है, जो उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस को संबोधित किया और दीपावली के मौके पर भेजा, कि जब पिताजी थे हम होली साथ में मनाते थे, पिताजी के बाद पहली होली है, आप नहीं हैं, एक अबोला कायम है। और उसके बाद उन्होंने पशुपति पारस यानी अपने चाचा तक पहुंचने के तमाम प्रयासों को गिनाया। ये भी बताया कि किस तरह से पशुपति पारस नीतीश सरकार में मंत्री बनने के लिए छटपटा रहे थे। इसके लिए रामविलास जी ने प्रयास किया। मंत्रालय को लेकर नाराजगी थी, पशुपालन को लेकर प्रयास किया। चिराग का कहना है कि हमने आपके कहने पर आपको इतने सिंबल भिजवाए, लेकिन आप कुछ टिकट वितरण को लेकर नाराज थे। पिताजी की 13वीं में माँ ने सब खर्च किया, आपने तब भी नहीं पूछा, आदि इत्यादि। और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि किस तरह से पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश चल रही है और किस तरह से भितरघात हो रहा है। बाद में चिराग पासवान के करीबियों ने भी ये बात कही कि पशुपति पारस जेडीयू के लल्लन सिंह के कहने पर इस तरह की बगावत कर रहे हैं ताकि वो नरेंद्र मोदी सरकार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो मंत्री बन सके। इसके अलावा चिराग ने अपने चचेरे भाई और सांसद प्रिंस राज का भी उस चिट्ठी में जिक्र किया और कहा कि एक लड़की थी जो ब्लैकमेल कर रही थी, तो मैंने आपसे सलाह करके उसे पुलिस में जाने को कहा। यानी परिवार की जो पूरी रार है वो अब सामने आ गई है। चिराग इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। उनके समर्थकों ने पटना के एलजेपी दफ्तर में 5 सांसदों को, जिन्होंने अलग गुट बनाया, उनकी फोटो पे काले की इत्यादि पोती, और दूसरा गुट कह रहा है कि हम ही असली एलजेपी हैं और हम एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं। अभी इसमें और भी अफसाने लिखे जाएंगे। आखिरी सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से। आज दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार जेएनयू की 2 छात्राओं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी गई। ये तीनों अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया। संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जो किसी भी आरोपी को त्वरित ट्रायल का अधिकार देता है। आपको बता दें कि नताशा नरवाल और देवांगन कलिता पिंजरा तोड़ नामक संस्था की सदस्य हैं। वैसे तो ये संस्था महिलाओं का वो ग्रुप है जो दिल्ली के हॉस्टल और पीजी में लड़कियों के ऊपर लगने वाले प्रतिबंध को कम करने की दिशा में काम करता है। लेकिन पिछले साल इस संस्था पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप लगा था।